इस लेक्चर में हम लोग बीट्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स बोथ द लेवल्स आई विल कंसिडर एचएससी के लिए जो आते हैं वो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और कुछ पॉसिबल हुए तो एमसीक्यूज भी देखेंगे आगे। वैसे इसकी थियोरी हम लोगों ने रिसेंटली लेक्चर में कवर कर दी है कि बीट्स कब और कैसे बनते हैं, क्या रीजंस हैं बीट बनने के, और जब बीट किसी जगह हम बनाते हैं तो कैसे वैक्सिंग और वेनिंग इस तरीके के नोट्स हमें सुनाई देते हैं, और बीट फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये सारा कुछ डिस्कशन हमारा पिछले लेक्चर में हो चुका है। तो इस लेक्चर का पर्पस ये है कि हम उसी थ्योरेटिकल बात को आगे बढ़ाएं और कुछ न्यूमेरिकल्स करें। ओके दोनों लेवल के न्यूमेरिकल्स जैसे मैंने कहा हम लोग लेंगे, थियोरी के लिए, बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए भी कंसिडरेशन करेंगे, और कुछ एक एमसीक्यूज की तरफ भी हम जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमको दो अलग अलग वेवलेंथ्स गिवन है। One of them is 81 by 173 and the another one is 81 by 170. And as suggested के ये दोनों अगर हम सुपरपोज कर देते हैं तो 10 बीट्स पर सेकंड हमें सुनाई देते हैं। तो फिर हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट करना है। सो एज पर डेटा हम लिख सकते हैं कि जो पहली वेवलेंथ है लैम्बडा 1 वो 81 डिवाइडेड बाई 173। सेकेंड वेवलेंथ लैम्बडा 2 81 डिवाइडेड बाई 170 मीटर। बीट की फ्रीक्वेंसी n 10 पर सेकेंड। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। So 10 per second. This is what the situation is. Now we have to find out the velocity of sound. Now इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स के पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। इट्स अ कॉमन क्वेश्चन इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। देखिए ऑब्वियस बात है कि जो पहली वेवलेंथ होगी लैम्बडा 1 वो करस्पॉन्ड करेगी पहली फ्रीक्वेंसी को n1, और जो दूसरी वेवलेंथ है लैम्बडा 2 वो करस्पॉन्ड करेगी दूसरी फ्रीक्वेंसी n2 को। अब जब हम बीट की फ्रीक्वेंसी का क्राइटेरिया बनाते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, n1 माइनस n2 लिखना या n2 माइनस n1 लिखना। ठीक है, सो बीट से रिलेटेड प्रॉब्लम में ये बात बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है कि आप उसे करेक्ट ऑर्डर में लिखें। और हमेशा से बेसिक एक बात याद रखिए कि हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू हमें करना होता है। तो कभी भी बीट का प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आएगा तो सबसे पहले हम ये जस्टिफिकेशन करेंगे कि गिवन फ्रीक्वेंसीज में से कौन ज्यादा है। अब यहाँ एक डाउट आएगा हमारे मन में कि हमको तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज तो इसने दिया ही नहीं है, वेलोसिटीज दे दी है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसका सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा मेथड है। देखिए वेलोसिटी जो होती है ना वो ऐसी लिखी जा सकती है n लैम्बडा। ठीक, अब अगर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ साउंड की बात कर रहे हैं वो भी एयर में, तो ऑब्वियस बात है ये वेलोसिटी फैक्टर कांस्टेंट माना जाएगा। अगर ये वेलोसिटी फैक्टर कांस्टेंट माना जाता है तो इस रिलेशन के हिसाब से हम सोचेंगे तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक इनवर्स रिलेशन डेवलप होगा। मतलब किसी गिवन सीक्वेंस में अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कम या स्मॉल मानी जाएगी। अब आपके पास यहाँ पर एक लैम्बडा 1 वैल्यू है, एक लैम्बडा 2 वैल्यू है, चेक करके बताइए कि कौन ज्यादा है। तो लैम्बडा 1 में 81 डिवाइडेड बाई 173 हो रहा है, जबकि लैम्बडा 2 में 81 डिवाइडेड बाई 170 हो रहा है। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए दोनों में से? यस, लैम्बडा। हाँ, तो हम यहाँ देखें तो हमें पता चलेगा कि लैम्बडा 2 का वैल्यू लैम्बडा 1 से ज्यादा है। करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ 81 को 170 से डिवाइड कर रहे हैं और ऑन द अदर साइड 81 को 173 से डिवाइड कर रहे हैं। सो इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। अब अगर लैम्बडा 2 ज्यादा है और लैम्बडा 1 कम है तो इस हिसाब से सोचा जाए तो n2
कम होना चाहिए और N1 ज्यादा होना चाहिए. So we got the required condition for frequency. बात समझ आ गई? Yes? कैसा नो? यस सर. अब सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं. तो ये जो था ये पूरा प्री एनालिसिस था. ये सारा कैलकुलेशन जो है ना ये प्री एनालिसिस था कि पहले ये पता करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. उसके बगैर आगे काम नहीं बढ़ेगा. अब हमें पता चल चुका है कि N1 इज हाइयर. तो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ऐसी बनाई जाएगी, N इज इक्वल टू N1 माइनस N2. कितने बीट्स हैं? 10. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू राइट N, इनफैक्ट N1 एंड N2. तो इसी सिचुएशन का इस्तेमाल करें. V is equal to N lambda, therefore N is equal to V by lambda. So here I may continue by writing V divided by lambda 1 minus other side V divided by lambda 2. What my point? Yes. So this 10 now is equal to V आपने कॉमन ले लिया. lambda 1 का वैल्यू चेक करो, 81 डिवाइडेड बाई 173. तो ये डिवाइडेड बाई जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, माइनस लैम्डा 2 वी चूंकि आपने कॉमन ले रखा है. लैम्डा 2 81 डिवाइडेड बाई 170, तो ये 170. अब कैलकुलेशन काफी आसान है. 10 इज इक्वल टू वी इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन एलसीएम जो है ये 81 हो जाएगा. 173 माइनस 170 कितना हो गया? 3. Therefore V का कैलकुलेशन हुआ 10 into 81 divided by 3. सॉल्व करके बताइए कितना आएगा. जल्दी करिए. 270. 270. ठीक है, कंफर्म है? यस. हाँ सर. ओके, तो आंसर आ गया 270. वेलोसिटी ऑफ साउंड है इसलिए मीटर पर सेकंड. ये एक एक्सपेक्टेड आंसर है. अब आपने देखा हमने कैलकुलेशन को कैसे आगे बढ़ाया. फंडामेंटली इस बात को याद रखिए कि जब भी बीट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा सबसे पहले हायर वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमें आइडेंटिफाई करना होगा. ठीक है. टू समवॉट सिमिलर क्वेश्चन मैं ले रहा हूं. नोट्स में ये क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेगा 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे. ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस में आगे पीछे करूंगा. नोट्स के ऑर्डर में जाएंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है. Now the wavelength of two sound note in air is as such 80 by 150 and 185 and 80 by 183 meter. Each note produces 4 beats per second with the third note of fixed frequency. Calculate the velocity of sound in air and the frequency of the third note. अब देखो एक वैल्यू जो है ना लैम्डा 1 की है मान लेते हैं, which is 80 divided by 185. एक दूसरी वैल्यू जो है वो लैम्डा 2 की है which is 80 divided by 183. और बीच में कोई और एक लैम्डा 3 वैल्यू है बीच में. अब लैम्डा 1 के लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी N1 है, लैम्डा 2 के लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी N2 है. तो ये बीच में और एक जो कोई लैम्डा है हो सकता है कि उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी N3 है. अब जरा सोचो एज पर क्वेश्चन कि N1 और N3 को प्ले करते हैं. ठीक है, N1 और N3 को अगर हम साथ में प्ले करते हैं या साथ में सुपर इम्पोजिशन कराते हैं तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि 4 बीट्स आते हैं. N2 और N3 को अगर हमने साथ में प्ले कराया तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि 4 बीट्स आते हैं. ठीक है. अब ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको इससे पहले दे चुका हूं कि N3 की वैल्यू जो है ये N1 और N2 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये मुमकिन है. 4 बीट्स का मतलब यही हुआ ना कि N1 और N3 का जो डिफरेंस है वो 4 है, N2 और N3 का डिफरेंस भी 4 है. तो डेफिनेटली N3 एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो N1 और N2 के बीच में होनी चाहिए. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास एक वैल्यू 10 है, 14, तो यहाँ क्या होना चाहिए 18. ये दो मैंने साथ में प्ले कर दिया तो 4 आएगा, इन दोनों को साथ में प्ले करूंगा तो भी 4 आएगा. तो N3 की वैल्यू श्योरली N1 और N2 के
मिडिल में होनी चाहिए। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ये? यस सर। अब मुझे ये पता लगाना है कि अगर मैंने N1 और N2 को साथ में प्ले किया तो कितने बीट्स आएंगे। मुश्किल नहीं था, यहां मैं लिख चुका हूं, मैंने इंटेंशनली मिटा दिया उसे। 8। वेरी गुड, 8 बीट्स पर सेकंड हो जाएंगे। वेरी गुड। जैसे मैंने अभी अभी जो एग्जांपल दिया था वो ऐसा था ना कि अगर ये 10 है, ये 14 है, तो ये 18 है। 10 14 गैप 4 हो जाएगा, 14 18 गैप भी 4 हो जाएगा, लेकिन 10 और 8 का गैप तो 8 हो गया, 18 का गैप 8 हो गया। तो N1 और N2 को अगर मैं साथ में प्ले करता हूं तो कितने बीट्स आ रहे हैं, बोलें जल्दी से। 8। 8 आ रहे हैं। समझ आ गई ना बात ये? दिस इज व्हाट द डिफिकल्टी लेवल इन द क्वेश्चन। इससे ज्यादा कोई और डिफिकल्टी नहीं है, बाकी का प्रॉब्लम पूरा ऐसे ही सॉल्व करना है। अब यहां देखिए, आप देख करके मुझे बताइए कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में कौन ज्यादा है। ध्यान से देखिए, यहाँ 85 185 से डिवीजन चल रही है और यहाँ 183 से डिवीजन चल रही है। 80 को 183 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ 80 को 185 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कौन ज्यादा होगा। लैम्डा 2। यस, एकदम सिंपल है, लैम्डा 2 ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से N1 और N2 को कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा होगा। N1। N1, शाबाश। ये देखो मैंने यहाँ बताया, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर वेवलेंथ किसी फैक्टर का ज्यादा हो जाता है, किसी नोट का ज्यादा हो जाता है, तो ऑब्वियस बात है फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ लैम्डा 2 इज हाइयर एज कंपेयर टू लैम्डा 1, देयरफॉर N1 शुड बी हाइयर एज कंपेयर टू N2। अब बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। अब मुझे बताएं कि हम बीट फ्रीक्वेंसी कैसे लिखें। N is equal to, what should I go for, N1 minus N2 or N2 minus N1? Yes, N1 minus N2। very correct. We should go for N1 minus N2. N कितना लिखें? Yes, कितने बीट्स N1 N2 के बीच में? 8। 8, बिल्कुल सही। N1 की जगह पे हम लिखेंगे V divided by lambda 1 minus N2 replaced by V divided by lambda 2, simply using an equation V is equal to N lambda। ठीक है, N is equal to V by lambda। हम इसमें से V फैक्टर एज यूजुअल कॉमन निकाल लेंगे, 1 अपॉन लैम्डा 1। अब सोचिए लैम्डा 1 का वैल्यू जो हमको दिया है उसी का इस्तेमाल करते हैं। लैम्डा 1 का वैल्यू है 80 डिवाइडेड बाय 185, तो 185 जाएगा न्यूमरेटर में। लैम्डा 2 का वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय 183, तो 183 जाएगा न्यूमरेटर में। हल्का फुल्का सॉल्यूशन, 8 इज इक्वल टू V इंटू कॉमन एलसीएम हमको यहाँ पे 80 दिख रहा है, 85 83 का डिफरेंस लेंगे 2। ठीक है, तो आंसर आएगा V इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई 2। V इज इक्वल टू हाउ मच, 320 मीटर पर सेकेंड। डन विथ दिस? यस यस सर। अब इसमें फर्दर हमको एक और चीज पूछा है इसने, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इसने हमको एक और चीज पूछा है कि थर्ड नोट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ये भी पूछ लिया ना इसने। तो आपको अब N1 पता चल चुका है और हमें ये भी एक अंदाजा आ चुका है कि N1 इज ग्रेटर। तो आप N1 और N3 का एक रिलेशन अगर बनाना चाहें, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। बीट फ्रीक्वेंसी N इज इक्वल टू N1 माइनस N3, बट दिस टाइम ये N कितना लिखेंगे आप, N1 और N3 के हिसाब से कितना लिखेंगे आप? 4। 4, वेरी करेक्ट, इज इक्वल टू N1 माइनस N3। तो हमें पता चलता है कि N3 इज इक्वल टू N1 माइनस 4, करेक्ट है? यस, सही है ना?
Now in further solution n3 is equal to, अब हमें n1 नहीं पता, कहां से लाएं n1? तो सिंपल बात है, v डिवाइडेड बाई लैम्बडा 1 माइनस 4। अब v का वैल्यू तो हमें पता है 320 आ चुका है। लैम्बडा 1 अगर मैं पुटअप करता हूं यहां पे, तो 80 डिवाइडेड बाय 185 माइनस 4, therefore n3 is equal to 320 multiplied by 185 divided by 80 and the whole factor minus 4। तो इसका पूरा अगर मैं सॉल्यूशन बना लेता हूं तो मुझे फाइनली n3 का आंसर मिल जाएगा। In fact, not only n3, I can manage to get the numbers for n1, n2 and remaining और values। तो ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग? Yes? कर सकते हैं ये? Yes, sir. इसे आप खुद कर लें। Let's take another such simple question। अब इस बार एकदम ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है उसमें, तो इसका पार्ट ऑफ सॉल्यूशन जो है मैं आपको एज अ होमवर्क करने के लिए कहूंगा। एक वेवलेंथ लैम्बडा 1 87 है, दूसरी वेवलेंथ लैम्बडा 2 88.5 सेंटीमीटर है। बीट्स की बात करते हैं तो 10 पर सेकंड डेवलप होता है, और हमें फाइनली पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है। नंबर 1 डिस्क्रिप्शन वी शुड नो कि लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 में कौन ज्यादा है। यस, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कौन ज्यादा है, लैम्बडा 2। लैम्बडा 2। तो इस हिसाब से n1 और n2 में कौन ज्यादा है, n1। n1। तो बीट इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। दिस इज 10, दिस इज v by lambda 1 माइनस v by lambda 2। इसका फर्दर सॉल्यूशन आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। कर पाएंगे ये? यस सर। ओके, तो ये पहली वैरायटी के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, जिसमें हमें वेवलेंथ दी जाती है और फिर रिस्पेक्टिव लेवल पर बीट फ्रीक्वेंसी और इंटरनल कैलकुलेशंस, वेलोसिटीज वगैरह ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये बोर्ड्स की एग्जामिनेशन में आते हैं। इसका वेटेज जो है वो 3 मार्क तक होता है, 3 मार्क्स। आइए अब सेकेंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर जाते हैं। थोड़ा केयरफुली पढ़ें, यहाँ पे कुछ चीजें हमें लॉजिकली समझनी है। इसमें एकदम लॉजिक बेसिस पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक ट्यूनिंग फॉर्क ए है, ये 3 बीट्स बनाता है एक दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क बी के साथ, और बी की फ्रीक्वेंसी इन पर्टिकुलर हमें बताई गई है 512। लेट मी शो यू अ काइंड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये ट्यूनिंग फॉर्क अपना ए है, ये प्ले किया जाता है दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क बी के साथ, जबकि बी की फ्रीक्वेंसी नोन है 512 हर्ट्ज और ए की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता। ठीक है, बट ये बात गिवन है कि इन दोनों को जब हमने साथ में प्ले किया तो ये बनाते हैं 3 बीट्स पर सेकेंड, 3 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे लिखूंगा तो समझ में आएगा ना, बीट्स पर सेकेंड। अब इस हिसाब से सोचो तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, एनी गेस? यस, यहां लॉजिक पर सॉल्यूशन बनेगा। ये जो सेकंड वैरायटी में आपके सामने रख रहा हूं ना, यहां थोड़ा सा लॉजिकल काम है। थोड़ा सोचें कि ए की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। 512 बी की है, ए और बी 3 बीट्स बना रहे हैं, तो ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? ओके बेटा, देखो आप लोग ऐसे सोच नहीं रहे हो, शायद ऐसे होगा ना, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन बी। डिफरेंस ही तो लेना होता है ना, है कि नहीं? आ रहा है बेटा समझ में?
अगर हमारे पास दो फॉर्क्स है मान लो N1 और N2 और इन दोनों के बीच में कुछ बीट बन रही है तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, N1 माइनस N2 यही लिखते हैं ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते हैं। यस Yes, sir. तो अब A और B में अगर 5 बीट्स बनते हैं तो बताएं कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, सॉरी 3 बीट्स बनते हैं तो बताएं A की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। यस एनी गेस, अभी किसी ने बताया था, बोलो। गो अहेड। 515 ओके, 515 हर्ट्ज। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है, अगर ध्यान से सोचो ना 509 भी पॉसिबल है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, तो बीट में यही खास बात होती है। देखो 3 बीट्स हैं, अगर मैंने Na माइनस Nb के हिसाब से काम किया तो Na का आंसर आ जाएगा 3 प्लस Nb, लेकिन यही 3 बीट्स में Nb माइनस Na के हिसाब से काम करता हूं तो Na का आंसर आ जाएगा Nb प्लस 3, सॉरी Nb माइनस 3, है ना, क्योंकि बीट की इक्वेशन लिखते वक्त हमेशा हमें हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू लिखना है। Got my point? So you may have a choice to get 515 if this is the case, Na is higher, and you may have a possibility of getting 509 if this is the case, Nb is higher. तो हमें स्टार्टिंग में इस इंस्टेंट पर तो पता ही नहीं है ना कि Na ज्यादा है कि Nb ज्यादा है, तो फिर हम इस बात को इस तरीके से जनरलाइज करेंगे कि हो सकता है कि Na का वैल्यू 515 है, या ये भी हो सकता है कि Na का वैल्यू 509 है। बात समझ आ गई बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है, देखिए ये जो सेकंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको ले रहा हूं ना, इसमें लॉजिक ज्यादा काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने ये बोला कि हमने थोड़ा सा वैक्स लगा दिया ए के प्रॉन्ग्स पर। ये जो सेगमेंट होते हैं ना, इस ऐसे जो पोर्शन होता है ट्यूनिंग फॉर्क का, इसको प्रॉन्ग्स बोलते हैं। तो ए के प्रॉन्ग्स पर हमने थोड़ा सा वैक्स लगा दिया। अच्छा, तो ये ए ट्यूनिंग फॉर्क है हमारा, ये बी ट्यूनिंग फॉर्क है। बी को कुछ नहीं किया हमने, वी जस्ट कीप द वैल्यू ऑफ बी एज इट इज, बट ए पर हमने हल्का सा वैक्स लगा दिया। वैक्स लगाने से होता क्या है बेटा, वैक्स लगाने से क्या होगा, ए के जो प्रॉन्ग्स हैं वो थोड़ा सा हेवी हो जाएंगे, बल्की होंगे। ठीक है, अगर ये प्रॉन्ग्स हेवी हो जाएंगे ना तो इनका वाइब्रेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, अफेक्ट करेगा वाइब्रेशन। अगर ये लाइट हैं, एकदम हल्के हैं, तो तेजी से वाइब्रेट करेंगे ऐसे फटाफट फटाफट। लेकिन अगर हम इन पे वैक्स लगाते हैं तो इन पर लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनकी वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट माय पॉइंट? व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Due to applying कह सकते हो, पुटिंग कह सकते हो, वैक्स, frequency of fork A will decrease. Frequency of fork A will decrease. ठीक है, यानी कि बात अगर समझी जाए तो Na डैश शुड बी लेस देन Na। Na डैश जो है ये Na की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम होना चाहिए। व्हाट द पॉइंट? यस। Yes, sir. अब जब हमने इनको साथ में प्ले किया तो ये कितने बीट्स बना रहे हैं? 2 बीट्स बना रहे हैं, है ना। आप सोचते हैं कि Na डैश की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? सोचिए जरा आप, Na डैश की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 500. 510, 514. वेरी गुड। 2 बीट्स के हिसाब से सोचेंगे तो 510 हर्ट्ज पॉसिबल है, या पहले बढ़ाते हैं, बढ़ा के बात करते हैं, 514 पॉसिबल है, या कम करके देखें तो 512
10 हर्ट्ज पॉसिबल है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ए पर वैक्स लगाने से पहले उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉजिकल मामला है। वैक्स लगाने की वजह से क्या होता है, सोचिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर हम ये गेस करते हैं कि वैक्स लगाने से पहले ए की फ्रीक्वेंसी ना 509 थी, ऐसे हम गेस करते हैं, तो 509 के हिसाब से सोचा जाए तो 510 तो ज्यादा है ना, और 514 तो और ज्यादा है, जबकि वैक्स लगाने की वजह से फ्रीक्वेंसी तो कम होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि वैक्स लगाने से पहले ए की फ्रीक्वेंसी 509 नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, Yes, sir. sir. सोचिए अगर हमने ऐसे कहा कि भाई वैक्स लगाने से पहले इसकी फ्रीक्वेंसी 509 है, तो क्या ये वैलिड पॉइंट बनेगा? क्योंकि वैक्स लगाने के बाद तो फ्रीक्वेंसी और कम होनी चाहिए, जबकि यहां दोनों वैल्यूज जो हमको मिल रही हैं ये 509 से तो ज्यादा मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि वैक्स लगाने से पहले फ्रीक्वेंसी 509 नहीं हो सकती। लॉजिक? यस? Yes, sir. तो कितनी हो सकती है? 550. 515। क्यों? क्योंकि वैक्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज। तो 515 के हिसाब से मैं सोचूंगा तो 514 भी डिक्रीज है और 510 तो और डिक्रीज है। मतलब श्योरिटी के साथ हम क्या क्लेम करेंगे कि वैक्स लगाने से पहले ए की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? यस, 515 थी। तो ये पूरा लॉजिक पर बेस करता है क्वेश्चन, है ना समझ में आपके? पूरा का पूरा लॉजिक है। देखो अब इसी में एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और वैरायटी इसमें आती है, देखें ध्यान से। Tuning fork C produces 8 beats with tuning fork D of frequency 340 Hz. तो यहां पर भी हमारे पास दो फॉर्क हैं, one of them is C and the another one is D. But D की वैल्यू स्पेसिफाइड है 340 Hz. However, C की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इन दोनों को अगर हमने साइमल्टेनियसली प्ले किया तो हमें मिल सकते हैं 8 बीट्स पर सेकेंड। इस हिसाब से C की दो वैल्यूज क्या हो सकती हैं, पॉसिबली क्या हो सकती हैं? यस, वेरी गुड। 348 और 332, शाबाश। तो ये जल्दी से समझ में आ गया सबको, हर्ट्ज इतने। अब हम क्या कर रहे हैं, C के प्रॉन्ग्स को फाइल्ड कर रहे हैं। फाइल्ड करना मतलब क्या होता है कि प्रॉन्ग्स को पॉलिश पेपर से घसना है, ऐसे पॉलिश पेपर लेके उसको ऐसा रब करना रब करना रब करना, पतला करना। आप सोचिए अगर मैंने सी के प्रॉन्ग्स को पतला कर दिया, थिन कर दिया, उसकी पॉलिशिंग कर दी बहुत ज्यादा, तो वो प्रॉन्ग्स थिन हो गए, उनका मास कम हो गया, तो जोर से वाइब्रेट करेंगे, तेजी से वाइब्रेट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। तो हो सकता है कि सी आफ्टर फाइलिंग जब हम देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बदल करके इंक्रीज होकर के एनसी डैश हो गई है, जबकि डी की फ्रीक्वेंसी अभी भी जैसी है वैसी है 340 हर्ट्ज। तो यहां इस बात को हमें लिख लेना चाहिए एज fork C is filed, its frequency will increase. मतलब NC dash should be greater than NC. As per क्वेश्चन जब हम इन दोनों को साथ में प्ले करते हैं तो कितने बीट्स आ रहे हैं? 4 बीट्स पर सेकेंड, करेक्ट है? तो इसके हिसाब से इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं?
344 हर्ट्ज या 336 हर्ट्ज, करेक्ट है। अब गेस करिए कि फाइलिंग करने से पहले सी की फ्रीक्वेंसी क्या थी, और उसके पीछे रीजन ये लगाइए, लॉजिक ये लगाइए कि फाइल करने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। 332. वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन इसमें का आएगा 332, क्योंकि 332 अगर मैं ये चॉइस करता हूं तो फाइल करने के बाद 344 ज्यादा और 336 भी ज्यादा, मतलब श्योरली इन दोनों वैल्यूज से छोटी वैल्यू मुझे यहाँ पे चॉइस करनी चाहिए। आ रही ना बात समझ में, लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए एक सिमिलर लुकिंग क्वेश्चन जो है आपको मैं होमवर्क में दे देता हूं। ये पिछले जो क्वेश्चन कराए थे ना उसके तरीके का है, क्योंकि सीक्वेंस में आ रहा है तो मैं बस कैरी कर रहा हूं। Two sound waves of wavelength 1 meter and 1.01 meter sounded together and they produce 6 beats। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम है। लैम्बडा 1 मीटर है, लैम्बडा 2 1.01 मीटर है, बीट की फ्रीक्वेंसी 6 पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें निकालना है। हम ये क्लियरली देख पाते हैं कि लैम्बडा 1 लेस देन लैम्बडा 2 है, therefore n1 greater than n2 होना चाहिए, इसलिए n is equal to n1 minus n2, therefore this will become v by lambda 1 minus v by lambda 2। सॉल्व कर लोगे इसको? Yes, sir. सो ये नोट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मिल जाएगा। Sir, 6 beats per 2 seconds. हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला है? 6 beats पर 2 2 seconds. सेकेंड। ओके, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। तो अगर 2 सेकंड में 6 आ रहे हैं तो 1 सेकंड में कितने आएंगे? 3. 3। बस इस क्वेश्चन में यही बात नहीं है और दूसरा कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, देखें, ट्राई करें। ये वैक्सिंग वाला, वैक्स लगाया ना हमने, वैसा वाला क्वेश्चन है ये। ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड विद अनदर फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 लोडेड विद वैक्स। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई 6 पर सेकंड, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क क्या होगा? कर पाएंगे? यस, क्या ट्राई करें? चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो मान लेते हैं बेटा ये 1 है, ये 2 है, n2 तो हमें गिवन है 256 हर्ट्ज, n1 हमें पता नहीं है, कितने बीट्स बनते बताए हैं इसने? 4 पर सेकेंड। इस हिसाब से बताइए n1 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 260. 60 हर्ट्ज और क्या? 252. 252 हर्ट्ज। फिर हमने वैक्सिंग की तो n1 डैश हो जाएगा, n2 तो वही वैल्यू है, कोई चेंजेस नहीं है। ये मान लेते हैं हमने प्रॉन्ग्स पर थोड़ा सा लोडिंग कर दिया, वैक्स लगा दिया। अब इस बार जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये 6 पर सेकेंड है बीट की, जरा समझने की बात है। तो बताइए n1 की 2 पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं अभी 6 के हिसाब से? 250. 262 और 250 हर्ट्ज। तो वैक्स लगाने पर फ्रीक्वेंसी कम होती है या ज्यादा होती है? Decrease. डिक्रीज होती है। तो अब सोचिए क्या होना चाहिए आंसर n1 का, सोच समझ कर बताइए। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लें कि n1 डैश शुड बी लेस देन n1। तो क्या करें? 252 के हिसाब से अगर मैं सोचता हूं, है ना, 252 तो भी पॉसिबिलिटी बैठ रही है, 250 तो डिक्रीज है, और 260 के हिसाब से मैं सोचता हूं तो भी पॉसिबिलिटी बैठ रही है, 260 के हिसाब से 250 भी डिक्रीज है। तो क्या चॉइस करें? 252 चॉइस करें या 260 चॉइस करें? तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है,
बीट में कितना फर्क आया ये भी देखना है। देखो 4 बीट्स पर सेकंड से बीट में कितना फर्क आया? 2 seconds. 6, यानी कि 2 बीट्स का फर्क आया। तो 252 अगर मैं चॉइस करता हूं तो उसके हिसाब से 250 भी बराबर 2 बीट का डिफरेंस मैच कराता है। फ्रीक्वेंसी तो कम होनी चाहिए और उतनी ही कम होनी चाहिए जितनी बीट की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आए हैं। बात समझ आ रही है? यस। तो आंसर क्या चॉइस करेंगे? 252. 252, क्योंकि यहाँ पे हमें दो बातों को कंफर्म करके लॉजिक लगा के आंसर सर्च करना है। पहली ये कि वैक्स किया है तो फ्रीक्वेंसी तो कम होगी, लेकिन अब कितनी कम होगी? अगर मैं 260 ले लेता हूं तो 260 के हिसाब से 250 भी तो कम हो रही है, लेकिन 10 का फर्क पड़ रहा है। तो हमें सेकंड पॉइंट पे आना पड़ेगा कि बीट में कितना फर्क पड़ा। जितना बीट में फर्क पड़ा उतनी ही फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आना चाहिए। तो बीट चूंकि 2 के डिफरेंस में आई है, अब बड़े घटे इससे कोई लेना देना ही नहीं। चूंकि बीट 2 के डिफरेंस में यहां पे चेंज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी भी 2 के डिफरेंस में डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज 252 और 250 बराबर इस बात को मैच करता है। तो करेक्ट आंसर क्या चॉइस करना चाहिए? समझे ना? सर 252 और 262 में 10 का डिफरेंस आ रहा है ना? हाँ, तो वो नहीं लेंगे। 10 का आ रहा है तो छोड़ देंगे ना उसको। यही तो मैं कह रहा हूं। देखो यहां जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो हमको ऐसी दिक्कत नहीं आई थी, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। यहां जब हमने सॉल्व किया 500 क्योंकि 509 से तो ये दोनों वैल्यू ज्यादा आ रही थी, तो फिर हम श्योर थे कि हमें तो ऐसी वैल्यू चॉइस करनी है जिसमें बाद के वैल्यूज कम हैं, जिसके लिए बाद के वैल्यूज कम होने चाहिए। तो श्योर थे हम यहाँ पे 515 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डिक्रीज होना है तो 509 के हिसाब से तो ये दोनों इंक्रीज हैं। यहां हम थोड़ा सा फंस गए। 260 के हिसाब से भी डिक्रीज है और 252 के हिसाब से भी डिक्रीज है। तो अब कौन से डिक्रीज्ड वैल्यू को कंसिडरेशन दें? तो हम बीट में कितना चेंज आया ये देखेंगे। बीट में कितना चेंज आया? 2 का। 2 का। तो डिक्रीज भी 2 से होना चाहिए। तो 252 के लिए 2 से होगा तो नहीं चलेगा? क्या 2 से इंक्रीज होगा तो नहीं चलेगा? इंक्रीज होगा? तो तुमने सवाल ही समझा नहीं। अगर तुम ये मुझसे पूछ रहे हो इंक्रीज होगा तो नहीं चलेगा क्या, तो फिर तुमने सवाल ही नहीं समझा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज का ही केस लेना पड़ेगा हमको, इंक्रीज का नहीं। बात समझ आ रही है? यस यस सर। यस। तो अगला पॉइंट ये आता है कि सर 252 के लिए 250 भी डिक्रीज हो रहा है, और अगर मैं 260 चॉइस करता हूं तो उसके लिए 250 भी तो डिक्रीज हो रहा है। तो मैं दोनों में से किसको चॉइस करूं? इसके लिए मैंने क्या किया? बीट। बोलो। मैंने ये देखा कि बीट में कितना चेंज आया। बीट कुछ भी हो, बीट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। वैक्स लगाने से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ये कंफर्म बात है। तो फिर मैंने देखा बीट में कितना चेंज आया, फ्रीक्वेंसी में भी उतना ही डिक्रीज होना चाहिए। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो 252 के लिए 250 या 250 के लिए 252 ये मोर सुटेबल वैल्यूज हैं। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? यस सर। तो इसे इस तरीके से मैनेज किया जाएगा। ओके, तो ये सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में आते हैं। अब आइए थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर जाते हैं। बीच में बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। आज थोड़े लूंगा मैं, अगली क्लास में थोड़े, कॉलेज में थोड़े, इस तरीके से। Now let's take this one. A set of 24 tuning forks are arranged in series. तो एक साथ जो है ना, ऐसे हमने 24 ट्यूनिंग फोक्स लगा दिए, लेकिन इनको कैसे लगाया है? तो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग समझते हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर? असेंडिंग। इतना टफ है ये?
इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे करते 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 लास्ट का n24 आ जाएगा, ये n1 n2 n3 n4 और बढ़ते 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 n24 आएगा। इट इज फॉर श्योर के n2 इज ग्रेटर देन n1 एंड सो ऑन, n24 इज ग्रेटर देन n1। आया समझ में? असेंडिंग का मतलब यही होगा ना कि हर अगला फॉर्क जो है अपने प्रीसीडिंग, अपने पिछले फॉर्क के मुकाबले में ज्यादा वैल्यू रखता है। करेक्ट है? यस, आ रही बच्चों बात समझ में? यस सर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होती हैं। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपको थियरी में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कुछ एक बार आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये हमें सजेस्ट करता है कि हम अगर आजू बाजू के दो फॉर्क्स को प्ले करते हैं तो हमें 4 बीट्स मिलते हैं। इन दोनों को साथ में प्ले करेंगे तो 4, फिर इन दोनों को साथ में प्ले करेंगे तो फिर 4। तो ऐसे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमको एक और बात बताई कि लास्ट फॉर्क जो है ऑक्टेव है ऑफ द फर्स्ट। इस सेंटेंस का बड़ा मीनिंगफुल इंपॉर्टेंस है यहां पे। ऑक्टेव का मतलब साउंड नोट के हिसाब से होता है डबल। ऑक्टेव का मतलब डबल होता है। ऑक्टेव का मतलब 8 टाइम्स नहीं होता है। साउंड में ऑक्टेव का मतलब डबल होता है, याद रखिए। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि 7 सुर हैं, 8वां सुर अगर हम लगाते हैं तो वो पहले के डबल माना जाता है, ठीक है। 7 सुर हैं, ये तो सबको पता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसा। तो 7 सुर हैं, 8वां सुर लगाएं तो वो पहली फ्रीक्वेंसी या पहले सुर के मुकाबले में डबल माना जाएगा। तो काउंटिंग में ऑक्टेव 8वां, लेकिन फ्रीक्वेंसी में डबल। तो ये बात समझ आई सबको? यस। इट मींस n24 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n1। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना चाहिए, तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब हमें पता करना है कि पहले फॉर्क की, लास्ट फॉर्क की, 15th फॉर्क की, 20 नंबर फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है। एक साथ बहुत सारे सवाल कर लिए। अब 2-3 बातें हमें यहाँ पे केयरफुली वॉच करनी है। पहले तो ये कि फ्रीक्वेंसी एसेंडिंग है, हर अगला फॉर्क बड़ी फ्रीक्वेंसी रखता है, आपस में बीट्स 4 बनते हैं। लास्ट वाला फॉर्क पहले फॉर्क के मुकाबले में डबल है, ये भी याद रखना है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, n2 minus n1 is equal to 4? कैन आई राइट? सोचिए। यस बड़ा है। अब जरा ध्यान से इस बात पर गौर करिए बेटा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, n3 minus n1 is equal to 8? सोचिए बेटा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। यस लिख सकता हूं। लेकिन क्या मैं इस 8 को ऐसे लिख सकता हूं, 3 minus 1 into 4? सोचो तो, 3 minus 1 into 4, that becomes 8. No issues. लिख सकता हूं? यस अब इसी हिसाब से सोचिए तो n4 minus n1 अगर मैं करने जाऊं, 4 और 1 तो 4 8 12 12 आना चाहिए। लेकिन अगर लॉजिक लगाओगे तो 4 minus 1 into 4 हो जाएगा। देख लो, देखो, सोचो सोचो, है क्या नहीं? यस सर। ये लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसी लॉजिक को अगर मैं इसी तरीके से आगे बढ़ाते चलूं और आपसे ये सवाल करूं कि n4 minus n1 कितना है, n24 minus n1 कितना है, क्या बताओगे? 24 minus 1 into 4. 24 minus 1 into 4, बस। इसके लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा आपको कि भाई ये फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्क, फर्स्ट फॉर्क, रटो, ऐसा कुछ नहीं। ये लॉजिक दिमाग में बिठाओगे इसे करना कैसे है। आया समझ में?
ये सबकी समझ में आ गया? Yes. हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम चाहें तो जो भी लास्ट नंबर का फॉर्क है माइनस फर्स्ट नंबर का फॉर्क है, लास्ट नंबर -1 इंटू बीट की फ्रीक्वेंसी, चाहें तो ऐसे रट सकते हैं, बट इट्स यूजलेस टास्क, रटने की जरूरत नहीं है। इसे समझें कि ये बना कैसे है। व्हाट द पॉइंट? ये सुनो, अब इस चीज को यूज करें, n24 माइनस n1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं तो ये हो जाता है 23 इंटू 4, करेक्ट है? यस Yes. बट n24 कितना है? 2 times of n1. 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n1 इज इक्वल टू 23 इंटू 4, कितना होगा? 92. 92। तो n1 इज इक्वल टू 92 हर्ट्स। डन, फिनिश। है कि नहीं आसान? अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं, लास्ट फॉर्क यानी कि n24 निकालना है तो 2 टाइम्स ऑफ n1, सो n24 इज इक्वल टू 2 इंटू 92। n24 चूंकि ऑक्टेव है तो कितना हो जाएगा? 184 हर्ट्स। ये भी आ गया। व्हाट द पॉइंट? यस। Yes, sir. देखो, इसने हमसे ये पूछा कि भाई 15 नंबर का और 20 नंबर का फॉर्क भी निकालो, तो मैं समझता हूं कि इसे लिखना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है, 15 और 20 नंबर के लिए लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? n15 माइनस n1 इज इक्वल टू, बोले 15 minus 1. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, 15 माइनस 1 इंटू 4। n15 माइनस n1 हमने निकाला 92, 15 माइनस 1 हो गया 14 इंटू 4। n15 का सॉल्यूशन हो गया 14 इंटू 4, कितना होता है? 56. 56 प्लस 92, तो हमें पता चला n15 इज इक्वल टू हाउ मच? 148 हर्ट्स। डन। अब n20 का भी फाइंड आउट करो कह रहा है वो। हाउ डू वी फाइंड आउट n20? सोचो, n20 माइनस n1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 20 minus 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 यही नंबर्स हैं, इंटू 4। n20 92, 19 इंटू 4, n20 इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करिए, बताइए कितना है। दैट सिंपल, आसान है। करेक्ट हो रही है बात? सुनो, कितना आंसर आया? 160. 168 हर्ट्ज। तो अब कुछ भी पूछ ले, पूरे के पूरे 24 की वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में एक और वैरायटी आती है, छोटा सा चेंज है। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, उसकी बजाय ऐसे बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग रखा है, ऐसे बोलेगा। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें, कितने ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं हमारे पास? 31। सो दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, ऐसे करते करते लास्ट एक फॉर्क आ जाएगा 31। कितने बीट बना रहे हैं? 5। ऑर्डर कैसा है? डिक्रीजिंग। तो हमें समझना चाहिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 31st है। तो हमें समझना चाहिए n1 ग्रेटर देन n2 है, और ऐसे करते करते n1 ग्रेटर देन n31 होना चाहिए। करेक्ट है बात? Yes, sir. फिर एक और बात बताई इसने
कि फर्स्ट फॉर्क इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट फॉर्क। इसका मतलब क्या है बेटा? n1 is equal to 2 times of n31. Getting the point? First is octave of last. Yes, getting it right? Yes, sir. Okay. कितने बीट्स बनते हैं इन दोनों के बीच में अगर हम बनाएंगे तो 5। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखें? 2 - 1 लिखें जैसे हमने यहां लिखा, क्या 1 - 2 लिखें? 1 - 2 decreasing 1 - 2, बस इतना ही फर्क है इसमें, थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन बदलेगा। तो इक्वेशन बननी चाहिए n1 - n2 is equal to 5. Now next, n1 - n3 is equal to 10. Yes or no? ये दोनों 5 बनाएंगे, लेकिन 1 और 3 गिनूंगा तो 10 हो जाएंगे ना। करेक्ट है बात? Yes, sir. बट क्या इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 - 1 into 5? वही 3 - 1 ही कर दिया, देख लो। कर सकता हूं मैं ऐसे। फर्दर मोर अगर मैं n1 - n4 करता हूं तो 15 आएगा, और उस 15 को मैं ऐसे लिख पाऊंगा 4 - 1 into 5। करेक्ट है? और इसी तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया जाए तो क्या हम ऐसे लिखेंगे? बोलिए, गो अहेड। 31 minus 1 into 5. वेरी गुड। 31 - 1 into 5 खत्म हो गया। अब इनफैक्ट एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला अगर कोई बनाना चाहता है तो वो ऐसे कह सकता है कि n1 - n लास्ट, यहाँ जो फर्स्ट लास्ट ऐसे था ना, लास्ट -1 था ना, तो ये 1 माइनस लास्ट हो जाएगा। इक्वेशन आएगा लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इनटू बीट का फ्रीक्वेंसी। जनरलाइजेशन कोई करना चाहे तो ऐसे कर सकता है। हावेवर फिलहाल मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। n1 - n31 is equal to 31 - 1, 31 - 1 into 5। बट n1 तो है 2 टाइम्स ऑफ n31 माइनस n31, ये रहा ऑक्टेव का कंडीशन यहाँ पे। 31 - 1 हो गया 30 into 5। फाइनली आंसर मिल रहा है n31 is equal to कितना? 150 हर्ट्ज। Continuing with the octave condition, n1 is equal to 2 times of n31. Therefore, n1 is equal to 2 into 150. Therefore, n1 is equal to 300 hertz. अब कोई भी नंबर का फॉर्क आपकी फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो। आपसे कहा 15th निकालो, 25 निकालो, तो मान लो हम 15th के लिए इक्वेशन कैरी करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम? n1 - n15 is equal to क्या लिखना चाहिए? 15 - 1 into 5। इसे सॉल्व करिए, n15 निकालिए। 25 के लिए आप इक्वेशन लिखना चाहते हो, क्या लिखोगे बताओ? गो अहेड। N1 minus N25. यस, 25 minus 1 into 5. ठीक है। अब n1 का वैल्यू तो हमें पता है, तो रिस्पेक्टिव 15 या 25 या जो भी नंबर वो पूछ रहा है हम उसका इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। Got the point? Yes or no? Yes, sir. तो ये मैंने आज 2-3 वैरायटी के क्वेश्चंस आपके सामने रखे। अब फर्दर अगले लेक्चर में इसमें और कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं, आप ट्राई करें। नहीं अगर आपको जमा तो कल कॉलेज में हम उसे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सिर्फ कैलकुलेशन में रिलेशंस का यूज किया गया है, हल्का सा डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू नहीं बताया। आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है।
Okay.